नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी शोरान। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका बहुत स्वागत है। कृषि दर्शन वो कार्यक्रम जो साल दर साल अपने किसान भाई बहनों को खेती किसानी संबंधी जानकारियां लगातार देता आया है और हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी ये साथ यूं ही बना रहेगा। तो आज हम कृषि दर्शन की शुरुआत करते हैं। हम अपने 3 खास सेगमेंट के साथ आपके साथ मौजूद हैं। हम बात करेंगे खेती किसानी की, कृषि स्टार्टअप की और साथ ही फार्मिंग इंडिया की। सबसे पहले बात करते हैं अपने सेगमेंट विज्ञान और किसान की। झारखंड में घरों में ये एक प्रचलन है कि वहाँ पर घरों के पीछे में पपीते की खेती की जाती है और उसका जो लाभ है वो निजी तौर पर ही लिया जाता है। लेकिन अब उन सभी को, ख़ासतौर से जो आदिवासी इलाके हैं वहाँ पर पपीते की खेती को व्यवसाय के साथ जोड़ने की कृषि वैज्ञानिक कोशिश कर रहे हैं और जो शुरुआती नतीजे मिल रहे हैं वो भी काफ़ी सुखद हैं। पपीता झारखंड के प्रमुख फलों में गिना जाता है। राज्य में इसकी ज्यादातर खेती घरों के पीछे बने बागीचों में होती है। इस तरह कह सकते हैं कि पपीता यहाँ की दिनचर्या का हिस्सा है और ये झारखंड के ग्रामीण जीवन में रचा बसा है। दिक्कत ये है कि इन बागीचों में ज्यादातर बागवानी पुराने तरीकों से ही होती आ रही है। पिछले कुछ समय से वैज्ञानिकों का ध्यान इस ओर गया है और अब वो आदिवासी किसानों को वैज्ञानिक तरीकों से पपीता बोना सिखा रहे हैं। इसकी शुरुआत 2018-19 के दौरान गुमला, रांची और लोहरदग्गा जिलों में की गई। यहाँ पपीते की खेती पर प्रौद्योगिकी प्रदर्शन किया गया। इस पहल को करने का श्रेय रांची स्थित कृषि प्रणाली अनुसंधान केंद्र को जाता है। जनजातीय लोगों को जुटाने और उनसे संपर्क के लिए कृषि आजीविका के क्षेत्र में काम कर रहे एक गैर सरकारी संगठन का सहयोग लिया गया। वैज्ञानिकों का इरादा पपीते की खेती के जरिए जनजातीय किसानों की आय बढ़ाना था। किसानों से बातचीत के बाद 8 व्यापक प्रशिक्षण किए गए और शुरुआत में ही 1300 जनजातीय किसान प्रशिक्षण के लिए तैयार हो गए। प्रशिक्षण के लिए रेड लेडी, NSC 902 और रांची लोकल किस्मों को चुना गया। 600 से अधिक किसानों के खेतों में करीब 30,000 पौधे लगाए गए। इससे पहले किसान अकेली रांची लोकल किस्म उगा रहे थे, लेकिन इस तरीके से सिर्फ 50 से 60% पौधे ही फसल दे पाते थे। बाकी के नर पौधों पर कोई फल नहीं लग पाता था। इसके समाधान के लिए किसानों के खेतों में प्रति गड्ढा 3 पौधे रोपे गए और फूलों की दीक्षा के बाद नर पौधों को हटा दिया गया। इस तकनीक ने गजब का काम किया और अब 80 से 90% पौधे फल देने लगे हैं। उत्पादन में भी 30 से 40% तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। कुछ इलाकों में पपीता रिंग स्पॉट वायरस काफी नुकसान पहुंचा रहा था। इसकी रोकथाम के लिए रोग मुक्त किस्में बोई गईं। साथ ही पपीते के खेत के पास कुकुरबिट्स और सॉलनस सब्जियों को बोना बंद किया गया, क्योंकि ये सब्जियां वायरस को आकर्षित करती हैं। इन उपायों से रिंग स्पॉट का खतरा 50 से 60% तक कम हो गया। इस तरह वैज्ञानिक तरीके अपनाकर जब किसानों ने पपीते के बाग लगाए तो उनकी आमदनी 1,200 रुपए से बढ़कर 1,75,000 रुपए तक जा पहुंची। इससे बहुत सारे किसान पपीते की वैज्ञानिक खेती की ओर प्रेरित हुए। जाहिर है, इससे रोपण सामग्री की मांग तेजी से बढ़ने लगी। वैज्ञानिकों ने गुमला और लोहरदग्गा जिलों के करीब 16 प्रगतिशील किसानों को पपीते की बेहतर नर्सरी तैयार करने का प्रशिक्षण दिया। लॉकडाउन के दौरान नर्सरी से की गई अतिरिक्त आय किसानों के लिए वरदान साबित हुई। अच्छे परिणाम आए तो झारखंड सरकार ने राज्य और केंद्र प्रायोजित योजनाओं के तहत जनजातीय किसानों के बीच पपीते की खेती को बढ़ावा देना शुरू कर दिया है। उम्मीद की जा रही है कि नई तकनीक के कारण बढ़ी आय प्रवासी मजदूरों के लिए रोजगार के अवसर देगी। और अब आपको बताते हैं कृषि कैलेंडर के बारे में। दरअसल अप्रैल माह में किन किन चीज़ों की बुआई की जा सकती है, कैसे फसलों से लाभ लिया जा सकता है, उसी के तहत हम जानकारी कृषि कैलेंडर के आधार पर देते हैं। और अप्रैल माह में ककड़ी की बुआई करके आप कैसे लाभान्वित हो सकते हैं, आइए आपको दिखाते हैं कृषि कैलेंडर के दौरान। अप्रैल माह में किसान भाई ककड़ी की बुआई कर सकते हैं। इसे लगभग हर तरह की जमीन में उगाया जा सकता है। भूमि की तैयारी के समय गोबर की खाद डालें व खेत की 3 से 4 बार जुताई करके सुहागा लगाएं। ककड़ी की बिजाई 2 मीटर चौड़ी क्यारियों में नाली के किनारों पर करनी चाहिए।
पौधे से पौधे का अंतर 60 सेंटीमीटर रखें। एक जगह पर 2-3 बीज बोएं। बाद में एक स्थान पर एक ही पौधा रखें। वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो बात होगी कृषि स्टार्टअप की। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब बात करते हैं कृषि स्टार्टअप की। जैसे जैसे समय बदला, हमारे खान पान और रहन सहन में बदलाव आया। खासतौर से खेती किसानी की अगर बात करें तो वहाँ पर उर्वरकों का काफ़ी मात्रा में प्रयोग किया जाने लगा, जिसका एक सीधा असर हमारे स्वास्थ्य पर पड़ा। ऐसे में ज़रूरत महसूस की गई कि हमारे जो देसी बीज हैं उनका हम ज़्यादा इस्तेमाल करें, ताकि हमारी खेती किसानी संबंधित जो परेशानियां हैं वो भी दूर हों और हमारा स्वास्थ्य भी उत्तम रह पाए। ऐसे में एक महिला किसान हैं जो कि पद्मश्री से सम्मानित हैं, वो काफ़ी किसानों के लिए प्रेरणा स्रोत बनी हैं। उनका परिचय हम आपसे करवाते हैं। पद्मश्री सम्मानित महिला किसान राही बाई सोमा पोपड़े, जो न सिर्फ अपने आसपास के लोगों के लिए मिसाल हैं, बल्कि देश के जो बाकी किसान हैं उनके लिए भी वो प्रेरणा स्रोत बनी है। बीज माता के नाम से मशहूर महाराष्ट्र की राहीबाई सोमा पोपेरे को देसी बीजों के संरक्षण के लिए भारत सरकार ने पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा है। जिला कुंभालने के अंबेडकर नगर की रहने वाली राहीबाई ने अपने कच्चे घर में बीज बैंक बना रखा है। उनके पास दाल, मोटे अनाज और तिलहन के पुराने देसी बीजों के भंडार हैं। वे संस्थाओं की मदद से इसे किसानों को देती हैं। कुंभालने जिले की गिनती महाराष्ट्र के अति पिछड़े जिलों में होती है। राहीबाई यहाँ के किसानों को बिना किसी रसायन के प्रयोग की खेती सिखाती हैं और उन्हें पुराने बीजों से होने वाले फायदों के बारे में बताती हैं। उनका मानना है कि देसी बीजों से ही किसानों का भला हो सकता है, क्योंकि इसके लिए बस हवा और पानी की जरूरत होती है। वे अभी 35,000 किसानों के साथ काम करती हैं और इनके सहेजे गए बीजों से 32 फसलों की खेती हो रही है। उन्होंने बताया, 20 साल पहले जब मैंने पुराने बीजों को सहेजना शुरू किया था, तब मेरे घर वाले मेरे ऊपर हंस रहे थे, लेकिन मैंने घर से मना कर दिया था कि बाजारों से मिलने वाले हाइब्रिड बीज से हम खेती नहीं करेंगे और न ही उस फसल को खाएंगे। 12 साल की उम्र में मेरी शादी हो गई थी। मैं कभी स्कूल नहीं गई, लेकिन खेती के नए तरीके सीखना चाहती थी। शुरू में सब्जियों की खेती पुराने बीजों से शुरू की। तब लोग कहते थे इससे कुछ पैदा नहीं होगा। राहीबाई पुरानी पद्धति और तकनीकी को ध्यान में रखकर जैविक खेती को एक नया आयाम दे रही हैं। इन्होंने 50 एकड़ से भी ज्यादा भू संरक्षण कर उसमें कई तरह की सब्जियां और धान उगाने का काम किया है। राहीबाई सीड बैंक में पके हुए बीजों को सुरक्षित रखती हैं। ये बीज किसानों को कम सिंचाई में अच्छी फसल देते हैं। आदिवासी परिवार की महिला, जिसने अपनी खेती से पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा है। इन्होंने अपने बेमिसाल हौसले की बुनियाद पर अपने ही गांव की 3,500 महिलाओं को खेती से जोड़कर अपने पैरों पर खड़ा करने की ताकत दी है। अपने दुख दर्द भूलकर जिंदगी के इमारत की नींव रची है। राहीबाई सोमा पोपेरे का मानना है, हम जो इतना बीमार हो रहे हैं उसके लिए हमारा जहर युक्त खाना ही जिम्मेदार है। यही कारण है मैंने बीजों के देसी किस्मों पर अधिक जोर दिया और सफलता हासिल की। हम इतना उगा सकते हैं जिससे हमारा काम चल जाएगा, इसलिए हमें खेती की पुरानी पद्धति और देसी बीजों की ओर लौटना होगा। और अब समय हो गया है खेती किसानी से संबंधित आपकी शंकाओं के समाधान का। ऐसे में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के जो वैज्ञानिक हैं वो आपकी मदद के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। तो आपके सवाल और कृषि वैज्ञानिकों के जवाब आपके लिए।
तो आइए नजर डालते हैं आज के सवाल पर। आज का ये सवाल मध्य प्रदेश से एक दर्शक ने भेजा है। ये जानना चाहते हैं कि क्या लाल भिंडी की खेती की जा सकती है मध्य प्रदेश में, और अगर वो करना चाहते हैं तो ऐसे में कौन कौन सी विशेष बातें हैं जिसका ध्यान रखना उनके लिए ज़रूरी होगा अगर वो लाल भिंडी की खेती करना चाहते हैं। आइए लेते हैं इसका जवाब डॉक्टर JPS डबास से। हमारे किसान भाई का सवाल बहुत ही अच्छा है, लेकिन इस सवाल के जवाब में मैं ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहले अगर हमने कोई खेती कर रहे हैं तो हमें ये देखना पड़ेगा उस भिंडी को हम कहाँ बेचेंगे, उसकी मांग कितनी है, उसका क्या पैसा मिलने वाला है। हमारे देश में भिंडी के अंदर काफ़ी विविधता है और लाल किस्म की भिंडी को भी काफ़ी लोग पसंद करते हैं। और जो हमारा सब्जी अनुसंधान संस्थान जो बनारस में है, उन्होंने कुछ लाल भिंडी की किस्में भी निकाली हैं, तो आप वहाँ से इनका बीज लेके इसका खेती कर सकते हैं। लेकिन ये आपको देखना होगा कि आपकी मार्केट में इसकी कितनी अधिक डिमांड है। और भिंडी की डिमांड सब्जी के तौर पे तो होती ही होती है, साथ साथ में जितने भी खांडसारी या गुड़ बनाने वाली जितनी भी देसी जो तरीके हैं हमारे, उसमें भिंडी के जो देसी भिंडी उसके रस का विशेष रूप से प्रयोग होता है, जिसकी वजह से हम गुड़ को अच्छा उसके रस को साफ कर सकते हैं। तो भिंडी हमें सब्जी में तो अच्छी होती है, साथ ही साथ ये इसका प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में भी इसका काफ़ी महत्व है और इसका प्रयोग है। इसके अलावा औषधीय पौधों में भी इसका प्रयोग होता है। तो भिंडी की लाल भिंडी की खेती की जा सकती है। इसकी अच्छी किस्में आप बनारस से ले सकते हैं। और आप लेकिन ये आपको देखना होगा कि आपके बाज़ार में इसकी मांग कितनी है, क्योंकि किसान को बाज़ार की मांग के हिसाब से अगर खेती करते हैं तो किसान को ज़्यादा आमदनी होगी, अन्यथा उसको पूरी आमदनी नहीं मिल पाएगी। आपको ये देखना कि आपके बाज़ार में इसकी मांग कितनी है। कृषि दर्शन में अभी वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो बात करेंगे फार्मिंग इंडिया की। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बहुत बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत तो जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों गांठ बांध लो, आज ही मिट्टी की जांच कराएं। राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और अब बात फार्मिंग इंडिया की। किनोवा की खेती का कृषि के क्षेत्र में विशेष महत्व है। कैसे आप इससे लाभ कमा सकते हैं, कैसे किनोवा की खेती आपके लिए फ़ायदेमंद रह सकती है, कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर BS किरार से बातचीत की है हमारे सहयोगी सौरभ शर्मा ने। आइए आपको सुनवाते हैं उस बातचीत के कुछ अंश। इस वक्त हम मौजूद हैं कृषि विज्ञान केंद्र टीकमगढ़ मध्य प्रदेश में। हमारे बीच में मौजूद हैं डॉक्टर BS किरार जी, जो अध्यक्ष हैं कृषि विज्ञान केंद्र के। सर, ये जो किनोवा की जो फसल हम देख रहे हैं, किनोवा क्या है? किनोवा एक खाद्यान्न फसल है जिसको हम देसी भाषा में बथुआ के नाम से जानते हैं, लेकिन ये किनोवा नई फसल वैज्ञानिकों ने तैयार की है जिसका वनस्पत नाम है चिनोपोडियम किनोवा। ये जैसे हमारे रबी में और फसलें लगाई जाती है नवंबर महीने में, उसी तरह नवंबर माह में इसको लगाया जाता है। और इसका जो उपयोग है, इसका उपयोग इसकी पत्तियों को सलाद के रूप में और सब्जियों के रूप में, साथ साथ इसका लोग रायता भी बनाते हैं, पराठा भी बनाते हैं, साथ में दलिया और अन्य खिचड़ी के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। ये काफ़ी सुपाच्य प्रोटीन, इसमें 22% प्रोटीन पाई जाती है। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है इसमें ग्लूटोन फ्री होता है, ग्लूटोन नहीं होता है, जिसके कारण ये पचाने में बहुत फास्ट सक्रिय होती है और इसका औषधि रूप में काफ़ी उपयोग है। ये कैंसर के लिए, हार्ट की बीमारियों के लिए, डायबिटिक के लिए काफ़ी उपयोगी फसल है। साथ ही साथ ये कुपोषण दूर करने में काफ़ी उपयोगी है, खून बढ़ाने में, बालों के झड़ने में, थकान को कम दूर करने में। इस तरह से कई बहुत से इसके औषधि महत्व हैं, जिसके कारण ये विदेशों में काफ़ी लोकप्रिय हो रही है। धीरे धीरे हमारे देश में भी इसका लोग उपयोग कर रहे हैं और इसकी मांग बढ़ रही है।
जो हमारे किसान भाई ये किनोवा की फसल लेना चाहते हैं, वो किस तरीके से इस फसल को बुआई कर सकते हैं? इसको किनोवा की फसल बड़ी सरल फसल है। ये कम पानी वाले क्षेत्रों के लिए बहुत ही उपयोगी फसल है। इसमें 1 एकड़ में 1 से 1.25 किलो बीज लगता है और इसको लाइन से बोना चाहिए। 30 सेंटीमीटर की दूरी पर कतार से कतार की दूरी 3 सेंटीमीटर रखना चाहिए और इसको बोने का समय नवंबर का माह सबसे उपयुक्त है और बलुई और दोमट भूमि में अच्छा उत्पादन देती है और इसमें कम पानी की आवश्यकता पड़ती है। इसमें कीड़े बीमारी भी बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ इसमें पानी की आवश्यकता कम होती है और इसका उत्पादन बहुत अच्छा प्राप्त होता है हमारे असिंचित क्षेत्रों में। जो किसान भाई किनोवा का बीज लेना चाहते हैं वो कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं? किनोवा का बीज हमारे कृषि विज्ञान केंद्र में उपलब्ध है। कृषि विज्ञान केंद्र टीकमगढ़ से किनोवा का बीज प्राप्त कर सकते हैं और ये फसल को हम लगातार 2 साल से यहाँ लगा रहे हैं। अच्छा उत्पादन दे रहे हैं। हमारी जलवायु में, हमारी भूमि में बहुत ही ये लाभकारी फसल हो रही है। जो ये बीज लेना चाह रहे हैं, आपने बताया कृषि विज्ञान केंद्र, तो कृषि विज्ञान केंद्र का अपना पूरा एड्रेस और फ़ोन नंबर बताइएगा। कृषि विज्ञान केंद्र कुंडेश्वर रोड टीकमगढ़ मध्य प्रदेश। हमारा मोबाइल नंबर है 8770919785 पर संपर्क कर किनोवा का बीज प्राप्त कर सकते हैं। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी हमारे विशेषज्ञ ने बताया कि आप किनोवा की जो फसल है उसको किस तरीके से ले सकते हैं। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि अगर आप किनोवा का बीज लेना चाहते हैं तो कृषि विज्ञान केंद्र टीकमगढ़ में संपर्क कर सकते हैं। इस साल सार्वजनिक खरीद के इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ रहा है और वो अध्याय है रबी की फसल की कटाई के बाद पंजाब के किसानों को जिस तरीके से सीधे अपने बैंक खातों में उनकी फसल का भुगतान किया जा रहा है। इसी से जुड़ी हुई ये रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। पहली बार पंजाब के किसानों ने अपनी रबी फसलों की बिक्री के लिए सीधे अपने बैंक खातों में भुगतान प्राप्त करना शुरू कर दिया है। पिछले एक हफ्ते में लगभग 202 करोड़ 69 लाख रुपए पंजाब के किसानों के खाते में पहले ही स्थानांतरित हो गए। मौजूदा रबी विपणन सत्र 2021-22 में भारत सरकार मौजूदा मूल्य समर्थन योजना के अनुसार किसानों से रबी फसलों की MSP पर खरीद करना जारी रखे हुए है। भारत सरकार की योजना MSP पर मौजूदा RMS में केंद्रीय पुल के लिए 427 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई है। 18 अप्रैल 2021 तक राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में पिछले वर्ष की समान अवधि के दौरान 5,23,000 मीट्रिक टन के मुकाबले 121,07,000 मीट्रिक टन से अधिक गेहूं की खरीद की जा चुकी है। 18 अप्रैल 2021 तक कुल 121,07,000 मीट्रिक टन की खरीद में सबसे बड़ा योगदान हरियाणा 44,08,000 मीट्रिक टन, पंजाब 41,08,000 मीट्रिक टन और मध्य प्रदेश 28,05,000 मीट्रिक टन का है। इस साल सार्वजनिक खरीद के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ा गया है। इसके तहत हरियाणा और पंजाब से MSP के अप्रत्यक्ष भुगतान के तरीके को बदलकर भारत सरकार के निर्देश के अनुरूप सभी खरीद एजेंसियों के माध्यम से किसानों के बैंक खाते में सीधे ऑनलाइन लाभ हस्तांतरित किया है। इससे पंजाब व हरियाणा के किसानों को बिना किसी देरी और कटौती के उनकी फसलों की बिक्री के लिए एक राष्ट्र एक MSP एक DBT के तहत पहली बार सीधा फायदा प्राप्त होने की खुशी मिल रही है। 18 अप्रैल 2021 तक पंजाब में लगभग 202 करोड़ 69 लाख रुपए और हरियाणा में 1,417 करोड़ रुपए सीधे किसानों के खाते में हस्तांतरित किए गए हैं। और अब बात करते हैं कृषि अवसंरचना की, जिसके तहत 1 लाख करोड़ रुपए के न सिर्फ पैकेज का प्रावधान किया गया है बल्कि ये भी कहा जा रहा है कि 1000 और ऐसी नई मंडियां हैं जिनको ई नाम से जोड़ा जाएगा और इसका सीधा सीधा जो लाभ होगा वो जाहिर है किसान भाई बहनों को होगा। इसी से जुड़ी हुई ये रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। कृषि क्षेत्र को बेहतर बनाने के लिए अवसंरचना यानी बुनियादी ढांचा बहुत ही महत्वपूर्ण है। सरकार कटाई उपरांत प्रबंधन तंत्र को मजबूत कर रही है। इसके लिए लॉकडाउन के दौरान वित्त मंत्री ने 1 लाख करोड़ रुपए के कृषि अवसंरचना कोष का ऐलान किया था। ये रकम बैंकों और वित्तीय संस्थानों के माध्यम से ऋण के तौर पर दी जानी है।
आम किसानों के अलावा प्राथमिक कृषि ऋण सोसाइटी, विपणन सहकारिता सोसाइटी, कृषि उत्पादक संगठन, स्वयं सहायता समूह, बहुउद्देशीय सहकारिता सोसाइटी, कृषि उद्यम और स्टार्टअप इसके माध्यम से ऋण ले सकते हैं। 2 करोड़ तक के कर्ज पर ब्याज में 3% तक की छूट का प्रावधान किया गया है। ये योजना फिलहाल 10 साल के लिए है, यानी 2020-21 से 2029-30 तक 1 लाख करोड़ की रकम 4 साल में जारी की जाएगी। पहले साल 10,000 करोड़ रुपए और फिर अगले 3 वित्तीय वर्षों में 30-30 हजार करोड़ रुपए। भारत की 58% जनसंख्या की रोजी रोटी का दारोमदार कृषि और उससे जुड़े व्यवसायों पर है। कटाई उपरांत सही बुनियादी ढांचा न होने की वजह से 15 से 20% उपज बर्बाद हो जाती है, जबकि दूसरे देशों में ये आंकड़ा 5 से 15% है। कृषि अवसंरचना कोष का उद्देश्य ऐसे ढांचे का विकास है जिसमें किसान अपनी उपज बिना बिचौलिए के सीधे बेच सके और कटाई के उपरांत उनकी फसल में बर्बादी भी कम हो। इससे निश्चित तौर पर उनकी आमदनी बढ़ेगी। कृषि अवसंरचना कोष ग्रामीण क्षेत्रों में भंडार गृहों, शीतगृहों, पैक हाउस के निर्माण और उनके विकास के अलावा बाजार व्यवस्था को दुरुस्त करने पर खर्च होना है। साथ ही प्रसंस्करण इकाइयां भी इसका लाभ उठा सकती है। प्रसंस्करण से फसलों का मूल्य वर्धन होगा और भंडार गृहों के निर्माण से किसान को अपनी फसल रोक कर रखने में मदद मिलेगी। फसल को रोकने का फायदा ये होगा कि बाजार में जब भी बेहतर भाव होगा तब वो फसल बेच सकेंगे। किसान साथियों, जैसा कि आपको मालूम है कि खेती किसानी से संबंधित हर प्रकार की जानकारी आप तक मुहैया करवाने के लिए ऐप का निर्माण किया गया है, लॉन्च किया गया है। जैविक खेती से जुड़ा हुआ जो ऐप है उससे आप किन चीज़ों की और कैसे जानकारी हासिल कर सकते हैं, आइए आपको दिखाते हैं। जैविक खेती मोबाइल ऐप विश्व स्तर पर जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए कृषि मंत्रालय MoA और कृषि विभाग DAC की एक अनूठी पहल है। ये ऐप किसानों को अपनी जैविक खेती को बढ़ावा देने और उपज की बिक्री के जरिए किसानों के आय में वृद्धि करने में मदद करता है। ऐप में रसायन मुक्त खेती यानी जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए केस स्टडी, वीडियो और सर्वश्रेष्ठ खेती के तरीके, सफलता की कहानियां भी शामिल हैं। ऐप के ई-बाजार सेक्शन में अनाज, दाल, फल और सब्जियों से लेकर जैविक उत्पादों का संपूर्ण भाव जान सकते हैं। और आने वाले दिनों में आपके इलाके में कैसा रहेगा मौसम का हाल, आइए जानते हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में 2 दिन अधिकतर जगह होगी बारिश। हिमाचल प्रदेश में बुधवार को ज्यादातर हिस्सों में बारिश के आसार। हरियाणा, दिल्ली और पंजाब में 2 दिन कई स्थानों पर होगी बरसात। उत्तर प्रदेश में बुधवार को कुछ जगह हो सकती है बरसात। बिहार, ओडिशा और झारखंड में 2 दिन छिटपुट बरसात का अनुमान। पश्चिम बंगाल में भी कुछ स्थानों पर बारिश की संभावना। अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में 2 दिन कई जगह होगी बारिश। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कुछ जगह बरसेगा पानी। विदर्भ और छत्तीसगढ़ में कहीं कहीं बरसात के आसार। केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में कुछ जगह बारिश का अनुमान। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में इक्का दुक्का जगह बारिश की संभावना। और देश की अलग अलग मंडियों में कैसा रहा है जिंसों का भाव, आइए आपको दिखाते हैं। गुजरात की जंबूसर मंडी में मक्का का भाव 1,500 रुपए से 1,700 रुपए प्रति क्विंटल रहा। मेघराज मंडी में भाव 1,400 रुपए से 1,625 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। झारखंड की लोहरदगा मंडी में भाव 1,350 रुपए से 1,710 रुपए प्रति क्विंटल रहा। राजस्थान की विजयनगर मंडी में मक्का का भाव 1,535 रुपए से 1,635 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। कोटा मंडी में भाव 1,451 रुपए से 1,600 रुपए प्रति क्विंटल रहा। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में मक्का का भाव 1,300 रुपए से 1,320 रुपए प्रति क्विंटल रहा। लखीमपुर मंडी में भाव 1,420 रुपए से 1,520 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। और चलिए अब नजर डालते हैं ट्विटर प्लेट पर।
आप अपने सुझाव हम तक ज़रूर भेज सकते हैं और इसके लिए आप क्या कर सकते हैं ये हम आपको बताते हैं। मेल अगर आप करना चाहते हैं तो मेल आईडी हम आपको बताते हैं, krishidarshan@gmail.com। यहाँ पर आप मेल कर सकते हैं हमें। अलावा इसके अगर आप हमें पत्र लिखना चाहते हैं तो अपना पता हम आपको बता देते हैं। कमरा नंबर 58, CPC दूरदर्शन, खेल गाँव, नई दिल्ली 11004 9।